आइए बेटा, अगली हेडिंग पढ़ते हैं इसकी। क्या है अगली हेडिंग? आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। इंक खत्म है लेकिन बस अंतिम हेडिंग है इसलिए चल रहा हूं। आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझेंगे तो बेहतर रहेगा। आपको बताऊं बेटा, जो हमारी पर डे जो एक्टिविटी है, उस पर डे की एक्टिविटी में बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को, इसमें बातें बहुत है, ज़्यादा कुछ गोदना नहीं है। रात में 11:15 में हो रहा है, 11:22 हो रहा है, 40 मिनट है मुझे इस हेडिंग को पढ़ाने के लिए, उसमें प्लस 2 मुझे मोटिवेशनल भी बनाना है। दैनिक दिनचर्या में ऐसी बहुत बार स्थितियां आती, बहुत बार सिचुएशन आता है, बहुत बार सिचुएशन आता है कि एक आदमी भाग रहा हो और मैं भी उसके पीछे भाग रहा हूं, और मुझे मापना हो कि उसका वेग कितना है, उसकी रफ्तार कितनी है, उसका विस्थापन कितना है, उसमें त्वरण कितना है। जबकि वो भाग रहा है उसके पीछे मैं भी भाग रहा हूं। ऐसी स्थिति तो आमतौर पर होती है, मैं खड़ा हूं, आप भाग रहे हो, आप कितना विस्थापन हुआ, आपका वेग कितना है, आपका त्वरण कितना है, ये तो आता ही है जब मैं खड़ा रहूं। और ये भी आता है कि आप भी भागिए और मैं भी आपके पीछे भागूं, तब मुझे आपका त्वरण, आपका वेग, आपका विस्थापन चाहिए। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है, आप उधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, तो आपका वेग कितना है, आपका विस्थापन कितना है, आपका त्वरण कितना है। यानी सच कहें तो किसी एक वस्तु का वेग, विस्थापन, त्वरण, किसी एक वस्तु का वेग, विस्थापन, त्वरण किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष उसकी तुलना में नापना हो, जबकि दूसरा वस्तु गति में भी हो सकता है, विराम में भी हो सकता है। आप भाग रहे हो, मैं खड़ा हूं, आपका वेग, विस्थापन, त्वरण मेरे सापेक्ष, आप भाग रहे हो, मैं भी आपके पीछे भाग रहा हूं, अथवा आपसे दूसरे दिशा में भाग रहा हूं, तब भी आपका वेग, विस्थापन, त्वरण मेरे सापेक्ष कितना है, मेरी तुलना में कितना है। ऐसी स्थिति आती है, मापना होता है। क्या किया जाए? आपको एक बात और बताऊं, पहले ही मैं कह चुका हूं कि किसी की गति या विराम निरपेक्ष नहीं होता, सापेक्ष होता है। कोई गति में है अथवा कोई विराम में है, इसका निर्धारण निरपेक्ष रूप से नहीं हो सकता, शुद्ध रूप से नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट रूप से नहीं हो सकता। मेरी स्थिति के सापेक्ष आप विस्थापन कुछ हो सकता है, आपका वेग कुछ हो सकता है, आप विराम में हो सकते हैं अथवा गति में हो सकते हैं। मैं खड़ा हूं तो ट्रेन अगर मेरे सामने से गुजर रही है तो मेरे सापेक्ष वो गति में है। मैं धरती पर खड़ा हूं, धरती सूर्य का चक्कर लगा रही है तो मैं भी तो धरती पर खड़ा हूं, मैं भी सूर्य का चक्कर लगा रहा हूं, और मैं धरती पर ही खड़ा हूं, तो धरती मेरे सापेक्ष किसमें है, विराम में है। कोई शुद्ध रूप से गति अथवा विराम में नहीं है, किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति अथवा किसमें है, विराम में है। आप अपनी साइकिल लेकर मार्केट जा रहे हैं तो आप पेड़ के सापेक्ष गति में हैं, लेकिन आप अपनी साइकिल के सापेक्ष विराम में हैं। मतलब कोई वस्तु किसी प्रेक्षक के सापेक्ष ही गति अथवा किसमें हो सकती है, विराम में हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक ही वस्तु एक प्रेक्षक के सापेक्ष गति में हो और किसी दूसरे प्रेक्षक के सापेक्ष उसी क्षण विराम में हो। मैं खड़ा हूं सड़क पर और एक साइकिल जा रही है तो मेरे सापेक्ष वो गति में है, लेकिन उसी साइकिल वाले के बगल एक दूसरा साइकिल वाला उतनी रफ्तार से जा रहा है, तो दोनों साइकिल वाले हमेशा अगल बगल रहेंगे, तो दूसरी वाली साइकिल के सापेक्ष वो पहला वाला साइकिल वाला अब भी विराम में ही है। तो डिपेंड कर रहा है प्रेक्षक कौन है, इस पर डिपेंड कर रहा है कोई गति में है अथवा किस में है, विराम में है। एक कल्पना कीजिए, मेरी बात को ध्यान सुनिए, एक कल्पना कीजिए कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से एक रास्ते पर जा रहा हूं, अगला व्यक्ति वो भी जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से उसी दिशा में मेरे ही समांतर,
ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। ये ए व्यक्ति 1 सेकंड में 5 मीटर चला जाता है, मान लो ये 5 मीटर है, तो बी व्यक्ति भी तो 1 सेकंड में कई मीटर चला जा रहा है? 2 मीटर वो भी चला जा रहा है। ये अगर ये 1 सेकंड में 5 मीटर चले गए तो ये 1 सेकंड में कई मीटर चला गया? 2 मीटर चला गया। अब अगर आप बी से पूछेंगे किसकी रफ्तार है, ए की रफ्तार, बी से पूछेंगे किसकी रफ्तार है, ए की रफ्तार, तो इस बी को यही तो दिखाई देगा कि भैया ये केवल इतने चले हैं, इतने, यानी केवल कई मीटर? 2 ही मीटर। अगर मैं यही खड़ा रहता और ये यहां निकल जाते तो मैं भी कहता, ये बी वाला कहता हाँ 5 मीटर चले गए, लेकिन तुम गए 5 तो हम भी तो चले आए, तो इसको केवल कई मीटर दिखाई देगा? 3 ही मीटर, 2 मीटर नहीं 3 ही मीटर दिखाई देगा। 2 तो हम भी चले गए, 3 ही मीटर दिखाई देगा। तो इसको लगेगा कि आदमी 1 सेकंड में, भाई क्या है, तुम अगर 5 मीटर गए तो हम भी तो 2 मीटर आ गए, तो हम तुम्हें कितना खिसकता हुआ देखे, केवल 3 मीटर देखे, तो इसको लगेगा कि व्यक्ति की रफ्तार 3 मीटर पर क्या है, सेकंड है। अब देखो अगली बात, हो सकता है ये इधर जाता 5 मीटर पर सेकंड से, तो और वो ए वाला व्यक्ति है, और बी वाला कहीं इधर आता 2 मीटर पर सेकंड से, ये बी वाला, तो बी वाला क्या देखता कि ये आदमी हमसे कई मीटर, हम पहले दोनों साथ ही खड़े थे यहीं पर, पहले दोनों यहीं खड़े थे, कोई दूरी नहीं थी। फिर जब देखा है बी वाले ने ए वाले को, तो उसने देखा हो भैया ये तो हमसे 5 दूरी कितना चला गया, 7, 1 सेकंड में ये इधर 5 चले गए और हम 2 इधर चले आए, तो हम यहां से अगर देखेंगे इस आदमी को तो मुझे तो यही लगेगा कि हमसे कई मीटर दूर चला गया ये, 7 मीटर, तो उसको इसका रफ्तार कई मीटर पर सेकंड दिखाई देगा, 7 मीटर पर सेकंड दिखाई देगा। इतने भाई 1 सेकंड में क्या होगा, ये दोनों लोग एक साथ खड़े थे, 1 सेकंड बाद वो इधर भाग गया 5 मीटर, मैं 2 मीटर इधर भाग गया, तो मैं यहां देखा तो मुझे 7 मीटर दूर दिखाई दे रहा, तो यही तो लगेगा साला 1 घंटे में 1 सेकंड में कितना चला गया, 7 मीटर चला गया। तो 7 मीटर पर सेकंड उसकी चाल पता लगेगी, 7 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में हमसे दूर चला गया, 1 सेकंड में कितना दूर चला गया, 7 मीटर, तो उसकी रफ्तार मुझे 7 मीटर पर सेकंड दिखाई दे रही है। यानी हम आपसे क्या कह रहे हैं कि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी, 2 वस्तुओं के बीच की दूरी, निर्णायक रूप यही कहेंगे, 2 वस्तुओं के बीच की दूरी परिमाण में, हमारे इनके बीच की दूरी देखिए परिमाण में बदल रही है, 3 और यहां 7, परिमाण में बदली ना। पहले हम दोनों यहीं खड़े थे और जब ये 5 मीटर चला गया और हम 2 मीटर चले गए तो हमारे इनके बीच की 3 मीटर दूरी हो गई। पहले हम दोनों यहीं खड़े थे, इधर चला गया 5, इधर चला आया 2, 7 मीटर हमारे इनके बीच की दूरी हो गई। तो 2 वस्तुओं के बीच की दूरी अगर परिमाण में अथवा दिशा में बदले, चाहे परिमाण में चाहे दिशा में बदल जाए और चाहे दोनों में बदल जाए, यहां हम दोनों के बीच की दूरी केवल परिमाण में बदली और यहां हम दोनों के बीच की दूरी परिमाण में भी बदल गई और दिशा में भी बदल गई। ऐसी गति को हम कहेंगे कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष गतिमान है। अगर 2 लोगों के बीच की दूरी बदल जाए अथवा उनकी दिशा बदल जाए तो हम ये कहेंगे कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान है। दोनों गतिमान है एक दूसरे के सापेक्ष, कोई एक नहीं, दोनों। अगर 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं के बीच की दूरी अथवा दोनों के बीच की दिशा अथवा दोनों के बीच की दूरी और दिशा दोनों कुछ भी बदले, ए और बी 2 आदमी है, दोनों के बीच की दूरी बदल जाए या दोनों की दिशाएं बदल जाए गति की या दोनों बदल जाए, तो मुझे कहना पड़ेगा कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान है। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि यहां पर बी को ए का वेग 3 मीटर पर सेकंड दिख रहा है, चूंकि 1 सेकंड में दूरी कितनी बदल गई दोनों के बीच की, 3 मीटर, और यहां पर बी को ए का वेग 7 मीटर पर सेकंड दिख रहा है, चूंकि दोनों के बीच की दूरी 7 मीटर बदल गई क्या सेकंड में, 1 सेकंड में। अब मैं आपसे कहूं बी को, लेकिन सत्य क्या है, एक्चुअल रफ्तार ए की यही है 5 मीटर पर सेकंड, एक्चुअल रफ्तार ए की यही है कई मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन दिख कुछ और रहा है, यहां 3 मीटर पर सेकंड दिख रहा है, यहां कुछ और दिख रहा है। यह आभासी वेग है। ये कौन सा वेग है, ये आभासी वेग है। वस्तु ए का आभासी वेग है ये, यहां वस्तु ए का आभासी वेग है ये, जो बी ने प्रेक्षित किया है, जो पी को दिखाई पड़े।
बी को जो दिखाई दिया ए का वेग, यहां 3 दिखाई दिया बी को यहां ए का वेग 3 दिखाई दिया, और यहां बी को ए का वेग 7 मीटर पर सेकंड दिखाई दिया। तो बी का यानी वस्तु ए का जो वेग बी को दिखाई दे उसे ए का बी के सापेक्ष वेग कहते हैं। ए का जो आभासी वेग किसको दिखाई दे, बी को दिखाई दे, यहां चाहे 3 दिखाई दिया चाहे वहां 5 दिखाई 7 दिखाई दिया, जो भी दिखाई देगा, ए का जो भी वेग दिखाई देगा किसको, बी को, उसे बी के सापेक्ष ए का वेग कहेंगे, या ए का बी के सापेक्ष वेग। ए का वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, ऐसे लिखेंगे, ए का वेग बी के सापेक्ष, बी को जो भी दिखाई दिया, किसका वेग, ए का ही वेग तो देख रहा था 3 मीटर पर सेकंड, यहां देख रहा था 7 मीटर पर, कौन देख रहा था, बी देख रहा था। तो ए का जो भी वेग बी को दिखाई देगा वो ए का बी के सापेक्ष वेग हो गया, आभासी वेग। ठीक है, एक आपको सामान्य बात और करके दिखाता हूं मैं, एक बहुत जनरल सी बात करके दिखाता हूं। आप एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए, सोचिए, कभी कल्पना कीजिएगा कि आप एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, और अगर आप एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं आप, उसी दिशा में आपकी बगल वाली पटरी से एक और रेलगाड़ी दौड़ गई। आप एक ट्रेन में बैठे हैं, जा रहे हैं, और आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में आपके बगल दूसरी रेलगाड़ी दौड़ गई, वो आपको क्रॉस कर गई। ये बात पक्की होगी कि दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार आपसे तेज है, तभी वो आपको क्या कर गई, क्रॉस कर गई, तभी वो आपको क्रॉस कर गई। आप दोनों लोग चल रहे हैं, ये सब महसूस करिएगा, आपको लगेगा कि दूसरी रेलगाड़ी तेज है तभी वो मुझे क्रॉस कर गई। अब आपको बताएं, अगर प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा हो, प्लेटफॉर्म पे क्या खड़ा हो, आदमी, आप एक बार, आपकी भी ट्रेन चल रही है, आप ट्रेन में बैठे हैं, आपके बगल जो ट्रेन है वो आपको क्रॉस कर रही है, और आपके इधर बगल एक आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। आप एक बार आदमी को देखिए, एक बार ट्रेन को देखिए, एक बार आदमी को देखिए, एक बार ट्रेन को देखिए। मैं बताऊं एक बार, आपको लगेगा आदमी आपसे तेज चल रहा है, आपको लगेगा, आपको लगेगा कि आदमी तेज चल रहा है और बगल वाली ट्रेन धीमे चल रही है। आपको महसूस होगा, करके देखिएगा। अगर आप जिस दिशा में चल रहे हैं, आपके बगल वाली ट्रेन भी उसी दिशा में चल रही है आपसे तेज, और आपके इधर बगल एक आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, आप आदमी को देखेंगे, आपको लगेगा आदमी तेज चल रहा है, ट्रेन नहीं तेज चल रही है। और आपको चीज बताएं, हम आपको चीज और बताएं कि जो ट्रेन आपके बगल है और आप जिस ट्रेन में हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर उस व्यक्ति के सापेक्ष मेरा वेग, मतलब जिस रेलगाड़ी में आप हैं, और उसी व्यक्ति के सापेक्ष उस ट्रेन का वेग जो आपके बगल से जा रही है, अगर दोनों का समान है, अगर प्लेटफॉर्म के सापेक्ष, व्यक्ति के सापेक्ष, धरती के सापेक्ष दोनों ट्रेनों का वेग समान है, दोनों ट्रेनों का, दोनों एक ही दिशा में एक ही चाल से चल रही हैं, धरती के सापेक्ष दोनों का वेग समान है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को खड़ी हुई दिखाई देंगी। अगर दोनों ट्रेनें एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं और आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो आपको अपनी ट्रेन और बगल वाली ट्रेन दोनों खड़ी दिखाई देगी, कोई नहीं दिखाई देगा चलता हुआ, जबकि दोनों चल रही हैं लेकिन कोई नहीं दिखाई देगा चलता हुआ। ऐसा होता है। और आपको बताऊं, अगर एक आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो इधर जा रही है और आपके बगल वाली ट्रेन आपकी विपरीत दिशा में आ रही है, आप अब देखेंगे उस ट्रेन को बहुत तेज दिखाई देगी, वो ट्रेन जो आपके बगल, आपके विपरीत, आप इधर जा रहे हैं और आपके बगल वाली ट्रेन इधर आ रही है, अब आप देखेंगे उस ट्रेन को बहुत तेज चलते दिखाई देगी। मैं आपको बताऊं, इन सब अनुभवों को समझना है अगर आपको, तो आपको आपेक्षिक वेग को समझना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी को समझना पड़ेगा, आपेक्षिक वेग को समझना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं आपेक्षिक वेग के संदर्भ में कुछ बातें, देखते रहिए। ध्यान दीजिएगा, आपसे जो कहने चल रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए दो वस्तुएं ए और बी हैं, ए और क्या है, बी है। अब मैं आपको बताऊं कि दोनों एक्स अक्ष की दिशा में
धन एक्स अक्ष की दिशा में गतिमान है, एक का वेग va है और एक का वेग क्या है, vb है। मान लीजिए दोनों गतिमान है और मैं मान लेता हूं अगर कि t बराबर 0 पर, t बराबर किस पर है, 0 पर a की जो स्थिति है वो x से 0 है और b की जो स्थिति है t बराबर 0 पर x भी 0 है। समझ सके? अब आपको बता दूं समय t पर जो स्थिति है a की वो प्लस इतनी होगी और b की जो समय t पर स्थिति होगी चाल गुणे समय बराबर विस्थापन, वेग गुणे समय बराबर क्या होता है, विस्थापन। वेग गुणे समय बराबर क्या है, विस्थापन। ये प्रारंभिक विस्थापन है और उसके बाद t समय पर विस्थापन स्थिति। अब आपको बता दूं a और b के बीच आपेक्षिक विस्थापन, a और b के बीच किसी क्षण t पर a और b के बीच आपेक्षिक विस्थापन, कौन सा विस्थापन, आपेक्षिक विस्थापन a और b के बीच क्षण t पर आपेक्षिक विस्थापन। घटा दें इसको तो घटा दें एक्स बी 0, आपेक्षिक विस्थापन यह आपेक्षिक विस्थापन है क्षण t पर। अगर हम a से देखते हैं, अगर a से देखें तो b का वेग, a से अगर देखें तो किसका वेग, b का वेग। अगर मैं a हूं और मुझे b का वेग दिखाइए, मैं a हूं मुझे b का वेग चाहिए, a हूं और किसका वेग चाहिए, b का वेग चाहिए, यानी a के सापेक्ष b का वेग चाहिए। तो VBA बराबर क्या होगा, VBA बराबर क्या होगा, तब होगा VB माइनस VA। कहा तो A के सापेक्ष B का वेग और अगर B के सापेक्ष A का वेग चाहिए मैं इसका भी अर्थ भी समझा दूंगा। ये A के सापेक्ष B का है और B के सापेक्ष A का है, मैं भी इसका भी समझा दूंगा कैसे मैंने इसको किया, क्यों मैंने A के सापेक्ष B का निकालने के लिए VB माइनस VA किया, क्यों मैंने B के सापेक्ष A का निकालने के लिए VA माइनस क्या किया, VB। मैं आपको इसको भी समझा दूंगा, मैं आपको इसको भी समझा दूंगा कैसे, अभी समझा देता हूं। जरा 1 मिनट पहले यहां देख लो, लेकिन क्या देख लोगे, B के सापेक्ष A का वेग, जरा यहां से माइनस कॉमन करो, VB माइनस VA होगा। यहां से जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो क्या आएगा कि B के सापेक्ष A का वेग माइनस VB माइनस VA क्या है, A के सापेक्ष B का वेग। ये रिलेशन निकला। बता दूं कि कैसे इसको कहता हूं मैं, समझ जाइए। मान लीजिए A की रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड है और B की रफ्तार 7 मीटर पर सेकंड है। तो जब मैं कहता हूं A के सापेक्ष B का, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि B का वेग A की तुलना में कितना है। आप बताओ B का वेग A की तुलना में कितना है। B का वेग A की तुलना में सर 2 मीटर पर सेकंड क्या है, ज्यादा है। तो किसका ज्यादा है, B का ज्यादा है ना, किससे, A से। ज्यादा को हम किससे दिखाते हैं, प्लस से। तो किसमें से किसको घटाना सही है, प्लस बता रहा ज्यादा है किसका, B का, किससे, A से। और यही सच भी है, B का A से ज्यादा है। तो जिसका निकालना है उसमें से ही घटाना सही है। B का निकालना था तो B में से ही घटा दिया, तो देखो आया भी सही से, प्लस में आया ना कि +2। इसका मतलब क्या, B का वेग A से 2 ज्यादा है, और ये सच भी है क्योंकि B का कंपैरिजन A से किया है। अगर पूछा था जरा B के सापेक्ष A का वेग बताओ, तो आप सच ही बताओ, A का वेग कम नहीं है किससे, 7 से। कितना कम है, 2 कम है कि नहीं है A का वेग, तो कम है तो माइनस में आना चाहिए। तो A का चाहिए B के सापेक्ष, तो जरा घटाओ VA माइनस VB, 5 में 7 घटाओ -2 आएगा। तो क्यों सर A में से B घटाए, क्योंकि जब मुझे A का वेग चाहिए B का सापेक्ष,
तो जिसका चाहिए उसी में से घटाओ, तभी रिजल्ट सही आएगा। ए का चाहिए था बी के सापेक्ष, बी की तुलना में, तो सच तो है ये कि ए का वेग बी से कम है, तो कम है तो आगे आया तो है माइनस, इसीलिए ये जरूरी होता है। जिसका चाहिए उसी में से घटाओ, जिससे तुलना करनी है उसे घटाओ। जब मुझे बी का चाहिए था ए के सापेक्ष, तो बी में से ए को घटाया, तभी आंसर सही आया +2, क्योंकि बी का ज्यादा था। और जब ए का चाहिए था बी के सापेक्ष, तो ए में से बी को घटाया और माइनस में आंसर आया, और आना भी चाहिए क्योंकि ए का कम है। तो जिसका चाहिए उसमें से घटाओ, जिससे तुलना करनी है उसको घटा दो। समझ गए बेटा इस चीज को? एक दो बातें और आपसे कर देते हैं, तुरंत इसको मिटा दे, फिर करते हैं आपसे बातें। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं क्या? देखिए जरा कुछ विशेष परिस्थितियां। अगर VB बराबर VA हो जाए, VB बराबर क्या हो जाए? VA, दोनों के वेग अगर समान हो जाए, अगर दोनों के वेग समान हो गए, दोनों के, यानी निष्कर्ष ये है कि अगर तब VB माइनस VA बराबर 0, तब दोनों के वेगों में कोई क्या नहीं होगा? अंतर ही नहीं होगा। और जब दोनों के वेगों में कोई अंतर ही नहीं होगा, दोनों के वेगों में कोई दो लोग हैं, दो गाड़ियां हैं, दो वस्तुएं हैं, दो व्यक्ति हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में ही चल रहे हैं, एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा ना कहें भाई, एक ही दिशा माने। दोनों के वेग समान है, यानी दोनों के वेगों में कोई अंतर नहीं। दोनों के वेग कितना है? 0 है। दोनों के वेग में कोई अंतर नहीं है, समान है, तो दोनों के वेगों का अंतर कितना है? 0। अब किसी क्षण t पर इनकी स्थितियों में अंतर, इनकी स्थितियों में क्या है? अंतर। यही अंतर रहेगा इनकी स्थितियों में। अगर वेग समान है तो स्थितियों में अंतर यही रहेगा, और ये नियत है। ये है क्या सर? प्रारंभिक अवस्था में इनकी स्थितियां। ये देखो, अगर ये समय है तो मान लो किसी क्षण 0 पर, 0 मतलब शुरुआत में ये A की स्थिति है और ये B की स्थिति है शुरुआत में। ये B की स्थिति है शुरुआत में और ये A की स्थिति है शुरुआत में। अगर दोनों के वेग समान रहे तो दोनों के बीच अंतर हमेशा इतना ही रहेगा, किसी भी समय नियत रहेगा। और स्थित समय ग्राफ दो समांतर रेखाएं होंगी, उनके ढलान भी समान होंगे। वेग समान है, दोनों एक ही दिशा में चलें तो एक ही दिशा में, तो स्थित समय ग्राफ दो समांतर रेखाएं होंगी, दोनों एक ही दिशा में होंगी। ठीक है ना? और आपेक्षिक वेग कितना होगा? 0 होगा। देख तो लिया, आपेक्षिक वेग यही तो है, 0 होगा। माइनस का तो अंतर होता है, तो आपेक्षिक वेग 0 होगा दोनों का। एक दूसरे के सापेक्ष दोनों स्थिर होंगी। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि VB माइनस VA 0 नहीं है, VB माइनस VA क्या नहीं है? 0 नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं कि VB माइनस VA नॉट इज इक्वल टू 0, अब पक्का है कि कोई एक ज्यादा होगा, कोई एक ज्यादा होगा, कोई एक क्या होगा? ज्यादा होगा। एक की रफ्तार ज्यादा होगी और एक की रफ्तार क्या होगी? कम होगी। एक की रफ्तार ज्यादा होगी और एक की रफ्तार क्या होगी? कम होगी। और अगर ऐसा है तो अगर मैं मान लूं ये T है, इस पर विस्थापन समझिए, ये XB है, ये क्या है बेटा? XB। और मैं मानूं कि ये XA है और ये वाला XB है। ये एक क्षण होगा T,
जहां पर B आगे निकल जाएगा, किसको पार करके, A को पार करके B कहां निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। और दोनों गाड़ियों के मिलने के पहले, एक की रफ्तार कम एक की रफ्तार ज्यादा है, प्रारंभिक स्थितियां दोनों की है, x से x b प्रारंभिक स्थिति है, t बराबर 0 पर, ये B की स्थिति है और ये A की स्थिति है। प्रारंभ में आप देख लें, आपको बता दूं, अगर आप प्रारंभ में देख लें, अगर आप प्रारंभ में देख लेंगे, यहां पर मिलने से पहले आपको बता दूं XA माइनस XB पॉजिटिव था, क्योंकि x से ज्यादा था। मिलने से पहले x से ज्यादा था, x से भी कम था। लेकिन मिलने के बाद जब भी क्रॉस कर गया किसको, A को, तो मैं बता दूं XA माइनस XB नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मिलने के बाद B ज्यादा हो जाएगा और A क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मिलने के बाद की बात कर रहे हैं। समझ गए आप इस चीज को? और दिखाते हैं, अगर दोनों गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चल रही हों, उस स्थिति में क्या होगा, बताता हूं। अब देखें तीसरा, अगर ऐसा हो जाए कि दो वस्तुएं हों और दोनों विपरीत चल रही हों, दोनों कैसी चल रही हों, विपरीत चल रही हों। अगर दो वस्तुएं हैं A और B और दोनों विपरीत चल रही हों, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना। अब दोनों के चिन्ह भी अलग हो जाएंगे। अगर एक का प्लस में लोगे तो एक का किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। दोनों विपरीत चल रही हैं, तो ऐसा भी होगा, ऐसा होगा कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। हो सकता है कि ये इधर आ रही हो और ये इधर आ रही हो, ऐसा हो सकता है। दोनों ऐसे, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, और जब क्रॉस कर जाएंगे ये भक्क से इधर निकल जाएगा और ये वी भी इधर निकल जाएगा। ऐसी दिशा में आपेक्षिक वेग चाहे A के सापेक्ष B का और चाहे B के सापेक्ष A का, ये होगा, ये होगा आपेक्षिक वेग। और ये जो इस बार आपेक्षिक वेग होगा ये हमेशा ज्यादा होगा, इनसे भी, A के वेग से भी और किसके वेग से भी, B, दोनों के वेग से ज्यादा होगा। ग्राफ बताऊं अगर आपको इसका, मान लेते हैं A की स्थिति है ये और ये B की स्थिति है, दोनों की विपरीत दिशा है। यहां पर दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, यहां पर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, मिलेंगे, और यही वो मिलने का समय होगा। पहले इनकी स्थितियों में अंतर ये था, किसी भी क्षण इनकी स्थितियों में अंतर आपको मिल जाएगा, किसी भी क्षण। इस क्षण इनकी स्थितियों में अंतर, इस क्षण ये है इनकी स्थितियों में अंतर, यहां पर इनकी स्थितियों में कोई अंतर नहीं है। फिर इनकी स्थितियों में अंतर अगर आपको इस क्षण पर निकालनी है, ये होगा इनकी स्थितियों में अंतर। जिस यहां पर निकालनी है, यहां पर इस क्षण पर निकालनी है, ऐसे कर दे, ये इनकी स्थितियों का अंतर है। समझ गए? अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा परस्पर झुके दो गतिमान पिंडों के आपेक्षिक वेग। मतलब ना तो, समझा दे रहे हैं, ना तो दोनों एक समान दिशा में चल रही हैं, अब ऐसा हम लोग आपेक्षिक वेग निकालेंगे, और ना तो विपरीत दिशा में चल रही हैं। अभी तक हम लोग जो आपेक्षिक वेग निकाल रहे थे दो समान दिशा में चलने वाले पिंडों के बीच अथवा दो विपरीत दिशा में चलने वाले पिंडों के बीच। अब जो आपेक्षिक वेग निकालेंगे, ना तो समान दिशा में चलेंगी और ना विपरीत दिशा में, बल्कि दोनों के बीच कुछ झुकाव होगा, कुछ कोण बन रहा होगा, तब आपेक्षिक वेग कैसे निकलेगा। अब इसको निकालेंगे बेटा, आइए देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं।
अब हम लोग क्या देखेंगे बेटा, अब हम लोग आपेक्षिक वेग दो ऐसे पिंडों का निकालेंगे जो परस्पर किसी कोण पर झुके होंगे। मान लीजिए ये B है, B का वेग VB है, ठीक है। अब मान लीजिए Q है, इसका वेग, दो पिंड हैं B और A, B और A दो पिंड हैं जो परस्पर थीटा कोण पर झुके हैं और इनके वेग क्रमशः VB वेक्टर और कौन है, VA वेक्टर है। इन्हीं वेगों से दोनों पिंड गतिमान है। जो पिंड A है वो VA वेग से गतिमान है, जो पिंड B है वो VB वेग से गतिमान है। और इनकी गति की दिशाओं के बीच कोण कितना है, थीटा। इनकी गति की दिशाओं के बीच कोण कितना है, थीटा। अब मैं आपको बता दूं, अगर मैं कहूं पिंड A का B के सापेक्ष वेग, पिंड A का किसके सापेक्ष वेग, V के सापेक्ष वेग, हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जबकि दोनों के वेगों, दोनों पिंडों के वेगों के बीच की दिशा, दोनों पिंडों के वेगों की दिशाओं के बीच का कोण अगर कितना है, थीटा। पिंड B का वेग VB वेक्टर, पिंड A का वेग VA वेक्टर, दोनों के वेगों की दिशाओं के बीच का कोण थीटा है। अब हमको A का वेग चाहिए किसके सापेक्ष, B के सापेक्ष चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या, देखो जैसे हमको VB पता है, हमको VA पता है, इसको मिटा दो। इनके बीच थीटा पता है, हम एक और खींचेंगे, इसको बोलते हैं, ये पॉइंट O था, इसको P डैश कह देते हैं। ये हो जाएगा माइनस VB वेक्टर, उसके अपोजिट है ना, और ये कोण हो जाएगा 180 माइनस कितना, थीटा। टोटल ये कोण 180 माइनस थीटा, ठीक। मैं आपको बता दूं, इन दोनों का VA और VB का जो परिणामी होगा वो इनके बीच से ही जाएगा। इनका जो परिणामी होगा वो इनके कहां से जाएगा, बीच से ही जाएगा, इन दोनों का परिणामी। और वही आपेक्षिक वेग होगा, वही आपेक्षिक वेग होगा जो इन दोनों का परिणामी होगा, A और किसका, VA और माइनस VB का जो परिणामी होगा वही इनका अपेक्षिक वेग होगा और वो इनके बीच से ही जाएगा। जरा इसको मिला दो परिणामी निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से। ये भी माइनस VB है भैया, और इसको मिला दो, ये भी है तो ये भी VA ही है। इनका जो परिणामी होगा समांतर चतुर्भुज के नियम से, यही आपेक्षिक वेग है, जो परिणामी है VAB। ये कोण मान लेते हैं कितना, ये परिणाम बीटा मान लेते हैं ये कोण। यही है आपेक्षिक वेग, यही परिणामी भी है, जो A और किसका परिणामी है, B का। और मैं बता दूं कि आपेक्षिक वेग VAB, मैं वेक्टर एनालिसिस में इसको प्रूफ कराऊंगा, उसका फार्मूला होगा VA स्क्वायर VB स्क्वायर प्लस 2VA इंटू VB इंटू कॉस इनके बीच का जो कोण है, क्योंकि इस VA और VB का जो परिणामी होगा वही आपेक्षिक वेग होगा, और परिणामी दोनों को ऐड करने पर ही मिलेगा। जो परिणामी होगा VA, मुझे A का चाहिए किसके सापेक्ष, B के सापेक्ष, ऐड कर दो, यही तो VAB है, A का B के सापेक्ष, A का B के सापेक्ष, और यही आएगा, यही आएगा, यही तो आपेक्षिक वेग होता है। तुमको तो पता ही है, A का B के सापेक्ष, जिसका चाहिए उसमें से जिसके सापेक्ष चाहिए उसको घटा देते हैं, B के सापेक्ष चाहिए तभी को घटा दिए में से, यही है परिणामी। और परिणामी की फार्मूला है, और इसकी वैल्यू आएगी VA स्क्वायर। ये तब निकालते हैं इस फार्मूले से परिणामी या अपेक्षिक वेग, जब दोनों के बीच कुछ कोण हो, थीटा। कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा होता है, ये आ गया। अब अगर आप देखें तो जो परिणामी है वो VA के साथ
परिणामी वी ए के साथ बीटा बना रही है। अगर आपको बीटा की वैल्यू चाहिए, इसको मैं आपको पढ़ाता 11th में अगर आप मैथ में होते, अगर आपको चाहिए इसकी वैल्यू तो वी बी साइन थीटा अपान वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, इस फार्मूले से निकल जाएगा ये बीटा कि परिणामी कितना बना रहा है वी ए से। ठीक है, परिणामी की दिशा आपेक्षिक वेग की दिशा वी ए के साथ। अब अगर दोनों पिंड एक ही दिशा में हो, दोनों पिंड थीटा बराबर 0 रख दीजिएगा। अगर दोनों एक ही दिशा में हो गए तो थीटा बराबर कितना रख दीजिएगा 0। और अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए तो थीटा बराबर 180 रख दीजिएगा। तो जब आप एक ही दिशा में रहेंगे, कैसी दिशा में रहेंगे? एक ही दिशा में। अगर एक ही दिशा में हुए दोनों पिंड, अगर इधर ही वी बी और इधर ही अगर वी ए हुआ, तो जब आप इस फार्मूले में रखेंगे ना कास कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो पता है कितना आ जाएगा? तब आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। और अगर दोनों विपरीत दिशा में हुए तो कास 180 रखोगे। एक ही दिशा में हुआ तो कास 0 रखोगे, तो आ जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कास 0 का मतलब 1। एक ही दिशा में होने पर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो वी माइनस वी बी आएगा। और अगर विपरीत दिशा में हुए कि वी बी इधर और वी ए इधर वी बी इधर, तो 180 अंश हो जाएगा थीटा। और जहाँ ये 180 अंश हुआ कास 180 अंश, तहाँ वी ए प्लस वी बी ये भी प्लस हो जाएगा। तब जो रिजल्ट आएगा वी ए बी का वी ए प्लस वी बी, तब आपेक्षिक वेग जुड़ जाएगा। यानी विपरीत दिशाओं में हो तो आपेक्षिक वेग दोनों के वेगों को जोड़ कर और समान दिशा में हो तो आपेक्षिक वेग दोनों को क्या करके घटा करके। ठीक है बेटा।